मे आई कम इन सर? यस प्लीज डू। थैंक यू सर। बैठिए। नमस्ते सर। नमस्ते। बैठिए बैठिए। थैंक यू सर। आपका नाम रवि सिहाग है? जी सर। रवि, थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए हमें, ताकि हम सब आपके बारे में इतना जान लें कि आपसे बात कर सकें। और हम चाह रहे हैं कि आपसे उन मुद्दों पर ज़्यादा बात करें जिन पर आप इंटरेस्टेड है बात करने में। तो आप ये भी बताएं कि किन विषयों में आपकी रुचि ज़्यादा है बात करने में। सर, मेरा नाम रवि कुमार सिहाग है। मैं राजस्थान के गांव तीनडीएम, जिला श्रीगंगानगर का निवासी हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश लिटरेचर से किया है। उसके बाद में सर मैंने यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की और 1 साल IRTS के तौर पर काम किया। उसके बाद में इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस के में अभी मैं कार्यरत हूँ। और सर मेरी हॉबीज़ हाई इंटेंस इंटरवल ट्रेनिंग, वर्कआउट करना और स्मॉल स्केल फार्मिंग एक्सपेरिमेंट, एग्रीकल्चर के विषय पर मैं ज़्यादा रुचि रखता हूँ सर। आप IRTS में थे और आपने वो छोड़ के IDAS को चुन लिया। जी सर। ये बहुत अजीब सी बात नहीं लग रही सुनने में? क्योंकि जो सर्विसेज की प्रेफरेंस नॉर्मली हम देखते हैं पिछले कई सालों से, IRTS इनवेरिएबली IDAS से ऊपर होता है। और मेरे ख्याल से आपके लिए भी रहा ही होगा शुरू में। तो फिर IRTS होने के बाद IRTS से रिज़ाइन करके IDAS को चुनना, डिफेंस अकाउंट्स को चुनना, ये एक प्रैग्मेटिक फैसला था, सर्विस ओरिएंटेड फैसला था, ये कुछ और निहितार्थ हैं इसके पीछे? सर मेरा जो उद्देश्य था वो सर मुझे आगे तैयारी शुरू करनी थी। IRTS में सर एक डायनेमिक सर्विस है, टाइम कंज्यूमिंग सर्विस है। उसमें सर मैं अपनी प्रिपरेशन को जारी नहीं रख पाता। तो इसलिए सर लागत लाभ विश्लेषण के आधार पर और इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस के प्रोफाइल के बारे में पढ़ा तो सर मुझे अच्छे इसमें प्रोस्पेक्टस लगे। तो इस वजह से सर मैंने ये सर्विस ज्वाइन की थी। तो बेसिकली आपने IDAS इसलिए चुना कि टाइम आराम से मिल जाता है, काम कम करना पड़ता है और मैनेज हो जाता है। जी सर। तो ये बात सही साबित हुई उस सर्विस में आने के बाद? जी सर, ये बात सही साबित हुई है सर। मैं इस बार का मेरा मेंस अच्छा गया है और अभी मैं इंटरव्यू में हूँ, तो मैं मानता हूँ कि मैंने सही फैसला लिया था। तो अभी आप ट्रेनिंग पे हैं या सर्विस में आ चुके हैं? जी सर, मैं सर्विस में आ चुका हूँ, अभी ट्रेनिंग पे हूँ। मतलब ट्रेनिंग जो एकेडमी की है उसमें है या अभी ऑन द जॉब ट्रेनिंग में चले गए हैं? सर मैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग में हूँ, अभी PCDA वेस्टर्न कमांड के अंडर में ऑन द जॉब ट्रेनिंग। कहाँ पोस्टेड हैं? सर चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में। ये बताएं कि रेलवे में बहुत समय तक एक समस्या चलती रही जिसको हम डिपार्टमेंटलाइजेशन या कंपार्टमेंटलाइजेशन बोलते हैं। इसमें दिक्कत थी कि रेलवे अकाउंट्स के लोग, रेलवे पर्सनल के लोग, रेलवे जो बाकी सर्विसेज हैं, ट्रैफिक के लोग या इंजीनियरिंग सर्विसेज के लोग, उन सब में इतना गुटबाजी होने लगी कि रेलवे के लिए मैनेज करना मुश्किल हो गया। तो फाइनली एक फैसला हुआ कि हम इन सब सर्विसेज को मर्ज करके, पुलिस को छोड़ के, RPF को छोड़ के IRMS बना देते हैं, रेलवे मैनेजमेंट सर्विस बनाते हैं, जो कि बन भी गई है। इस बार से वो उसकी वैकेंसीज भी आ गई हैं। आपको नहीं लगता कि डिफेंस में भी ऐसा कर देना चाहिए? डिफेंस अकाउंट्स, डिफेंस एस्टेट्स और फिर आर्म फोर्सेज हेडक्वार्टर सर्विस, इन सब की क्या ज़रूरत है अलग अलग? एक ही क्यों ना कर दें इन सबको? मतलब जो नॉन बैटल फील्ड सर्विसेज हैं, जो बैटल फील्ड की हैं वो तो अलग है, लेकिन जो बैटल फील्ड में लोग नहीं जाने वाले हैं, जिनको सिविलियंस आपकी मतलब लैंग्वेज में सामान्यतः कह देते हैं, उन सर्विसेज को अलग अलग रखने का क्या प्रयोजन हो सकता है? सर इसके कुछ प्रयोजन जो बताए जाते हैं, वो पहला ये है कि डिफेंस एक बहुत बड़ा सेक्टर है। रेलवे भी बड़ा सेक्टर था, लेकिन रेलवे का बजट पिछले कुछ दशकों से क्रमिक रूप से घटा है। तो इस वजह से रेलवे की सर्विस का मर्जिंग किया गया था, क्योंकि सर रेलवे के बोर्ड में सर्विसेज को लेकर काफ़ी टकराहट रहती थी। तो प्रतिभा के आधार पर बोर्ड में चयन नहीं हो पाता था। 1905 से जो बोर्ड चल रहा था उसमें सुधार अपरिहार्य हो गए थे। डिफेंस के स्तर पर सर ये बातचीत चल रही है कि डिफेंस की सर्विसेज को मर्जिंग किया जाए। उसमें एक मुख्य मुद्दा है कि जो अकाउंटिंग सर्विसेज है उनको मर्ज करने का मुद्दा भी शामिल है। उसके अलावा जो स्टेट सर्विस है उसमें भी डिफेंस पर्सोनल्स का कहना है कि उसमें जो डिसीजन लेने की पावर है वो आर्मी पर्सोनल्स को दी जाए, ताकि जो निर्णय हैं वो त्वरित रूप से लिए जाए। सर इसके आगे जो भी संभावनाएं हैं वो आगे देखनी पड़ेगी कि किस प्रकार। तो आपकी राय में इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस, इन सब को मर्ज कर दें और ऑडिट अकाउंट्स को भी शायद इनके सबके साथ मर्ज कर दें, वो ज़्यादा अच्छा उपाय है, या डिफेंस की सर्विसेज को आपस में मर्ज करना बेहतर है? क्योंकि इसका भी लॉजिक समझ नहीं आता। जब सिविल अकाउंट्स है ही आपके पास, उसी कुछ लोग रेलवे में चले जाएं, उसी कुछ लोग डिफेंस में चले जाएं। जब बाकी सारी मिनिस्ट्रीज में सिविल अकाउंट्स के लोग जा सकते हैं, तो इन 2 मिनिस्ट्रीज में ही ऐसा क्या है कि वहाँ अलग सर्विस चाहिए? सर जहाँ तक अकाउंटिंग सर्विसेज को मर्जिंग करने की बात है, वो मर्जिंग हो सकती है, लेकिन कुछ व्यवहारिक समाधान इसके लिए करने होंगे।
जैसे कि सर डिफेंस में जो कोड हेड्स हैं वो बहुत अधिक हैं। इसमें 2 प्रकार के मैनुअल्स हैं, उसमें कोड हेड की संख्या हज़ारों में है। ठीक है। और सिविल अकाउंट्स में कोड हेड कम इस्तेमाल किए जाते हैं। वो तो मर्ज हो जाएंगे आपस में। सर उसको पीएफएमएस के साथ इंटीग्रेट करना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। और उसमें सर ऑनलाइन करने में डिफेंस सर्विसेज की ओर से कुछ आपत्तियां जताई गई है कि इसको ऑनलाइन करेंगे तो साइबर सिक्योरिटी के फ्रॉड्स हैं वो जो थ्रेट हैं वो इसमें दिखाई दे सकते हैं। तो अभी डिफेंस अकाउंट्स में आप साइबर लेवल में बिल्कुल नहीं जाते हैं? सर कुछ पेपर पे होता है? सर काफ़ी हद तक अभी पेपर पे काम चल रहा है, लेकिन अभी जो हैदराबाद में इंडियन जो टेक्नोलॉजी सेंटर है वहाँ पर उन्होंने एक प्रबल विकसित करने की ओर बढ़ रहे हैं। आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से इसमें सहमति जताई गई है, उस पर अभी काम चल रहा है। उसके अलावा सर पेंशन के स्तर पर डिजिटलाइज किया गया स्पष्ट प्लेटफॉर्म है और अकाउंटिंग स्तर पर ट्यूलिप प्लेटफॉर्म पे अभी काम चल रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी राय में अकाउंट सर्विसेज को मर्ज करना ठीक नहीं होगा, लेकिन वैसे डिफेंस सर्विसेज को मर्ज करना बेहतर उपाय हो सकता है। सर अकाउंट सर्विसेज में भी मर्जिंग हो सकती है, लेकिन उसमें सर ट्रेनिंग के स्तर पर और अधिक अच्छे से सारी अकाउंट सर्विसेज को ट्रेनिंग जो मॉड्यूल है उसमें बदलाव करने होंगे। उसके अलावा जो कोड हेड है उसको जो सिविल के कोड हेड है उसके साथ मर्जिंग करने के लिए कुछ उपाय करने होंगे। उसके बाद में सर इस चीज़ की मर्जिंग हो सकती है। अभी हाल ही में कर्नाटका हाई कोर्ट का एक फैसला है जिसको हिजाब विवाद कहते हैं। जी सर, मुझे थोड़ा सा समझाइए कि क्या हम ये कह सकते हैं कि ऐसे फैसले हमारी अब तक की जो धर्मनिरपेक्ष छवि है उस पर हमला है या उसी का लॉजिकल एक्सटेंशन है? सर मुझे लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट जो कर्नाटका हाई कोर्ट है उन्होंने जो हिजाब पर फैसला दिया है वो एक प्रकार से तर्क संगत है, क्योंकि कोर्ट ने कहा था कि हिजाब पहना वो आवश्यक धार्मिक प्रथाओं में नहीं आता है और किसी भी प्रकार के इंस्टीट्यूशन में जहाँ के अपनी इक्विटी के जितने भी रूल्स हैं वहाँ पर अगर इस प्रकार के धार्मिक प्रतीकों को आमंत्रित किया जाएगा तो सर ये वहाँ के जो रूल्स हैं उसके खिलाफ है। ये बताइए कि एसेंशियल प्रैक्टिसेस ऑफ रिलीजन जो आर्टिकल 25 के बेस पे एक डॉक्ट्रिन है हमारे सुप्रीम कोर्ट की, उस डॉक्ट्रिन में ऐसा क्या है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर कोई मुस्लिम महिला अगर हिजाब पहने तो कर्नाटका हाई कोर्ट का फैसला है कि वो एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन नहीं है। सिख समाज की जो पगड़ी है वो एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन है। ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जिसके बेस पर अलग अलग धर्मों के लिए ये फैसले हम करते हैं? वो पैरामीटर्स मतलब मेरी व्यक्तिगत राय है कि पैरामीटर्स बहुत ठोस हैं, लेकिन मैं आपसे सुनना चाह रहा हूँ, समझना चाह रहा हूँ कि वो क्या पैरामीटर्स हैं जिनसे फैसले होते हैं। सर 1955 के आसपास एक विवाद में न्यायालय ने कहा था कि वो जो आवश्यक धार्मिक प्रथाएं उनको निर्धारित करेगा। तो सर जो मुख्य धर्म में कोर बातें लिखी गई है उनके बेस पर शायद आवश्यक जो धार्मिक प्रथाएं उनको निर्धारित किया जाता होगा। जो सिख धर्म है उसमें 5 जो ककार हैं उनके धर्म पर जो पगड़ी है वो केशों को बांधने के लिए आवश्यक समझी जाती है, इस वजह से वहाँ पर अलाउ किया गया। लेकिन जब कोर्ट ने कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा कि कुरान में इस प्रकार की कोई भी व्याख्या नहीं मिलती कि हिजाब पहनना आवश्यक धार्मिक प्रथा के अंतर्गत आता है, इसलिए उन्होंने एजुकेशन इंस्टीट्यूट में इसको बंद करवा दिया। सर बहुत बढ़िया, बंद करवा दिए कोर्ट ने, या कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा कि बंद किया जा सकता है? सर सॉरी सर, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता शब्दों को लेकर। कोई बात नहीं, ठीक सर, मैं लोगों से जुड़ाव रखता हूँ, लोगों से संवाद करने में खुद को अच्छा मानता हूँ। ऐसे कौन से मुद्दे थे जहाँ महात्मा गांधी और टैगोर के बीच में असहमतियाँ थीं? सर एक तो मशीनी विकास को लेकर उनमें दोनों में सहमति थी। दूसरा सर शिक्षा के अंदर असहमति थी। महात्मा गांधी मानते थे कि सर जो हाथ से हस्तशिल्प के कार्य हैं वो उनको अधिक तरजीह दी जानी चाहिए, और रविंद्रनाथ टैगोर जी जो विज्ञान है और मशीनों के प्रयोग को लेकर अधिक मानते थे कि उनका प्रयोग किया जाना चाहिए। दूसरा सर शिक्षा के स्तर पर महात्मा गांधी भारतीय जो विद्याएं हैं उन पर अधिक भरोसा करते थे, और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अंग्रेजी शिक्षा और विज्ञान की शिक्षा को भी अधिक महत्व दिया था। ठीक है रवि, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम। सर आइए। थैंक यू सर। बैठिए। थैंक यू सर। कैसा अनुभव रहा? सर अच्छा अनुभव। ठीक है, अब कुछ कहने को बचा नहीं है, कहने सुनने को बचा नहीं है। जी सर। तैयारी तुम्हारी बहुत शानदार है सर, सही आंसर दिए, सोच समझ के दिए, और दिल पे नहीं आता था। कोई ऐसी वजह नहीं है कि इस बार वो बात मतलब असाध्य में ना सध जाए। जी सर। इस बार तो सधनी चाहिए। मेंस तुम्हारा इस बार जबरदस्त हुआ ही है। जी सर। है ना? तो कोई ऐसी वजह नहीं है, कुछ जो छोटी मोटी बातें हैं वो बताएंगे। जैसे तुम जब आए थे 2 बटन लगा रखे थे। जी सर। उसको खोलने में टाइम ज़्यादा लग रहा था, तो एक उपाय हो सकता है कि एक ही बटन लगाओ ताकि वहाँ टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। सर आज ही मन लगा था, वैसे मैं खुला ही रखता हूँ। हाँ, तो खुला भी ठीक। 2 बटन में कहीं खोलने में टाइम ज़्यादा लग रहा है, और वो 1-2 सेकंड भी थोड़े से ना कभी कभी चुभ सकते हैं किसी को। जी सर।
बाकी सिटिंग वीटिंग ठीक है, ड्रेस तो आपकी शानदार है, बहुत ही बढ़िया ड्रेस है, कहीं कुछ कहने की बात ही नहीं है। और शुरू में पहले 2-3 मिनट में 2 शब्दों का उच्चारण गलत हुआ था। जी सर। अब तब सवाल मैं ही पूछ रहा था, मैं लिख नहीं पाया, तो बाद में मुझे एक तो याद आ गया, आप बाकी रिकॉर्डिंग में देखना। जी सर। एक तो प्रोस्पेक्ट्स बोलना था, प्रोस्पेक्टस आपने बोला था। जी सर। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है। एक हिंदी का शब्द था, मैं वो मिस कर रहा हूँ, वीडियो देख के आपको समझ में आएगा। मुझे भी लगा था, बट मैं खुद बोल रहा हूँ सर की क्या। देखो, एक तो उच्चारण की गलतियां क्या है, जो रीजनल टच होता है उसको हम गलती नहीं मानते। जी सर। जैसे एक शब्द था परिपक्व, अब वो राजस्थान का व्यक्ति जब बोलता है परिपक्व ऐसे कुछ बोलता है, वो तो रीजनल टच है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा एक शब्द आया था, एक बार आप देखेंगे तो समझ में आएगा, कुछ मिस्टेक थी, बस वो देख लेना। IDAS IRTS आपने बड़ा अच्छा बताया, पर ये वाला तर्क जो है कि IDAS में काम कम करना पड़ता है, इस पे एक बार रीथिंक कर लो। सर मैंने ये तो बोला ही नहीं था कि काम करना पड़ता है, मैंने कहा सर वो ज्यादा उसमें काम, मतलब टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा है सर वो। हाँ, लेकिन भाव तो वही आता है। इससे अच्छा उत्तर मैं भी सोच नहीं पा रहा हूँ। जी सर। लेकिन एक बार सोचो इस पे। सर ईमानदार आंसर यही है, बाकी मैं और सोचता हूँ सर। हाँ, ईमानदार आंसर ये है ही। जी सर। तो कोई बात ही नहीं। IDES IDAS AFH वो ठीक था। आपने डिफेंस में तो काफी अच्छी तैयारी कर ली है, बहुत बढ़िया तैयारी डिफेंस पे। हिजाब वाला भी आपका एनालिसिस ठीक था, उसमें बस ये ध्यान रखना कि सुप्रीम हाई कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा है कि अगर किसी इंस्टीट्यूशन के पास यूनिफॉर्म लगाने का अधिकार है तो वो ऐसा कर सकता है। जी सर। ये कोई कंपल्शन नहीं है, ठीक है। ये स्टेट गवर्नमेंट को डिसाइड करना है, अगर वो करना चाहे तो करे, ना करना चाहे तो ना करे। जैसे अभी भी केंद्रीय विद्यालय में हिजाब अलाउड है। जी सर। उस सेंटर को डिसाइड करना है, सेंटर की पॉलिसी अब तक है तो चल रहा है। तो ये क्योंकि शिक्षा दोनों के पास है ना, स्टेट के पास भी सेंटर के पास भी, तो वो हर जुरिसडिक्शन में चलेगा। जो सजेशन देना है आपको बेसिकली, एक तो जो पिछले साल की तुलना में ज्यादा है वो है पॉज। आपका प्रश्न सुनने के बाद जवाब देने से पहले का जो समय है थोड़ा सा ज्यादा है, और वो थोड़ा सा आर्टिफिशियल लगता है। अब ये जानबूझ के आप कर रहे हैं या इतना टाइम सच में सोचने में लग रहा है, और उस टाइम तक आप देखते रहते हैं मेंबर को भी, तो मुझे नहीं लगता कि मेंबर को देखते हुए सोच पाते होंगे ज्यादा कुछ। सर मैं फ्रेम करने का ट्राई करता हूँ सर, जैसे मुझे लगता है कि थोड़ी फ्रेमिंग में इशू है, मैं आंसर को अच्छे से फ्रेम करने अभी जैसे कर रहे हो ना उतना ठीक है। अभी जैसे पॉज आपने बहुत कम लिया। जी सर। उस समय थोड़ा सा ज्यादा है, इसको आप देखना वीडियो में। हम सबकी सहमति इस मामले में कि पॉज थोड़ा ज्यादा है और चुभने वाला है। ठीक है सर। उसे थोड़ा सा कम करो, बस स्पेशली ऐसे प्रश्न में जहां सोचने की जरूरत समझ में नहीं आ रही है, वहां भी पॉज आए तो फिर चुभता है। तो जो आज के बोर्ड का सबसे महत्वपूर्ण सुझाव है वो है पॉज कम करने का। दूसरा, शुरू के कुछ प्रश्नों के उत्तर में हिंदी के बहुत कठिन शब्दों का इस्तेमाल आप कर रहे थे, तो यहां तो हम सब समझ रहे हैं। इन यूपीएससी में चांसेस हैं कि 2-3 मेंबर्स ना समझ पाए। जैसे अविवेकपूर्ण एक शब्द आया था। जी सर। और वो 2-3 शब्दों के साथ जुड़ के आया था, वो शब्द भी अपने आप में मुश्किल थे। जी सर। तो बेहतर है कि जहां लगे कि बहुत कठिन शब्द है, या तो अंग्रेजी में साथ में उसका अनुवाद कर दीजिए, या सामान्य अंग्रेजी का शब्द बोल देंगे तो बेहतर रहेगा। जी सर। ये शुरू के 3-4 मिनट में ज्यादा है, जब देखेंगे तो समझ में आएगा। हलाला आपने गलत बताया, हवाला और हलाला की तुलना में। हलाला तो अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति तलाक दे दे पत्नी को, उसके बाद फिर उसी महिला से शादी करना चाहे, तो एक नियम है कि उस महिला को पहले किसी और व्यक्ति से शादी करनी होगी और विवाह को मुकम्मल करना होगा फिजिकल रिलेशंस के रूप में। उसके बाद वहां से तलाक मिलेगा, फिर वो व्यक्ति अपनी पत्नी से पुनः शादी कर पाएगा। इसको बोलते हैं हलाला। जी सर। तो वो 3 तलाक वाला मामला नहीं है, वो अलग चीज है 3 तलाक वाली। ठीक है। और अपने गांव का जिक्र बहुत अच्छा हुआ, डिफेंस बजट वगैरह आपने बड़ा अच्छा बताया, विमेन एम्पावरमेंट बहुत ही अच्छा बताया, रंगीला राजस्थान बड़ा, मतलब आंसर ऑफ द डे तो वही था कि प्रकृति ने केवल भूरा रंग दिया है, बाकी हमने भर रही है। इतना बढ़िया आंसर दिया, मजा आ गया सर। ये आज ही हम लोग डिस्कशन कर रहे थे इस आंसर को। अरे वाह। जी सर, मतलब प्रश्न भिड़ गया आपका। जी सर। पेपर लीक हो गया है ना। आपकी जो फिजिकल ट्रेनिंग वाला है वो भी अच्छा है, जहां उसमें आप फंसे थे हार्ट और लंग्स वाले मामले में, बहुत जल्दी आपने मैनेज कर लिया माफी मांग के। जी सर। वो ठीक किया। उसमें तो हार्ट और लंग्स की भूमिका ज्यादा होती ही इन सब चीजों में, तो थोड़ा सा अपेक्षा थी। यूपीएससी में क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए हिंदी मीडियम को लेके, वो भी ठीक है। मैं बैलेंस देखना चाहता था, बैलेंस आपका बड़ा अच्छा था। टैगोर वाले में भी आपने ठीक से मैनेज किया।
तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक आध क्वेश्चन करंट अफेयर्स का कोई चूका है आपसे, जो कि बहुत जेन्युइन है, इतना चूक ही जाता है, लेकिन फिर भी अगर देखना ही है तो करंट अफेयर्स से एक बार देख लीजिए। सर मैं सोच रहा हूँ कि इस बार वाइल्ड गेस के बजाय एक सॉरी बोल दो, थोड़ा सा मेरे को भी पॉज मिल जाएगा। दिक्कत नहीं है, एकदम सॉरी बोलो जहाँ दिक्कत है। जी सर, एकदम सॉरी बोलिए। कश्मीर फाइल्स नहीं देखी है बचाओ? नहीं देखी अभी तक। तो देख लो यार। जी सर। मैं चाह रहा हूँ कि आपके इंटरव्यू में डिबेटेबल इश्यूज ज्यादा रहें। जी सर। क्योंकि आप डिबेट्स को अच्छे से हैंडल करते हैं, तो जितने डिबेटेबल इश्यूज होंगे उतनी संभावना आपकी बढ़ेगी, आगे बढ़ देगी। और सर मैं तो ये सोच रहा था कि इसको देखूं और क्वेश्चन को फेस करूं। जरूर देखो और फेस करो। जी सर। क्योंकि मैं जितने लोगों से पूछ रहा हूँ सब कर देखी नहीं हमने, तो मैं प्रश्न लेके बैठा हूँ सुबह से, कोई मिल ही नहीं रहा मुझे। चलिए, मतलब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सब बढ़िया है। इस बार 2 साल के लिए मसूरी की तैयारी करो और बढ़ो आगे। जी सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कुछ पूछना है आपको? सर अभी तो कुछ नहीं पूछा, मेन वही क्वेश्चन था सर, IRTS वाला, वो थोड़ा मैं सोच लेता हूं। सोचो, बैठते हैं अलग से। जी सर, बैठ जाते हैं। ठीक है, जाइए, शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू मैडम।